स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। मैं शहर में अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। बस कमी और दुख था तो एक औलाद का। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमें औलाद का सुख नहीं मिला। बड़ी मन्नत के बाद, डॉक्टरों को दिखाने के बाद, हर चौखट पर सर पटकने के बाद हमें आखिरकार में खुशखबरी मिल गई, जिसका हमें बरसों से इंतज़ार था। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन पहले महीने से ही मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बेड रेस्ट बता दिया। डॉक्टर का कहना था कि बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, इसलिए आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे का कुछ भी हो सकता है। जिसके लिए हम तिल तिल मरते थे, उसे कैसे खोने की सोच सकते हैं। इसलिए मेरे पति राम घर का पूरा काम करते थे और मुझे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का भी पूरा ख्याल रखते थे। घर के साथ साथ ऑफिस भी संभाल रखा था उन्होंने। मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। जैसे तैसे 3 महीने तो हमारे अच्छे से निकल गया। यह बात राम ने अपनी माँ को नहीं बताई थी कि मेरा यानी रानी का बेड रेस्ट चल रहा है। जैसे ही उनको यह पता चला तो उन्होंने दिन रात राम को फ़ोन करके परेशान कर दिया। बेटा, मेरी बात को समझो। बहू जिस हालत में है, वैसे किसी औरत का उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और तुम मर्द लोग घर का काम देखोगे कि बाहर का देखोगे? बहू को मेरे पास गांव में लाकर छोड़ जाओ और तुम अपना नौकरी करो। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ की प्यार भरी मीठी बातें सुनकर राम भी पिघल जाते हैं। उन्हें लगता है माँ सही कह रही है। इस समय रानी के साथ किसी न किसी औरत का रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने साथ गाँव चलने के लिए कहा। लेकिन मुझे तो माँ जी के बारे में सब पता था। उनकी मीठी मीठी बातों के पीछे क्या था मैं सब जानती थी। मैंने राम को मना किया, राम, मैं गाँव नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन माँ के कहने पर राम ने कहा, रानी देखो, 3 महीने निकल गए हैं और 3 महीने के बाद मैं खुद 2-3 महीना की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। बस 3 महीने की तो बात है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेकर अपने साथ वापस आ जाऊंगा। तब तक के लिए मेरी बात मान लो। मैं ना चाहते हुए भी राम को मना ना कर पाई, लेकिन अंदर से मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं सच में अपनी सास के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह राम से जितनी ही मीठी बातें करते हैं, राम के पीछे मेरे साथ उतनी ही जहर बरसाती है। खैर, हम गांव पहुंच गए। माँ जी मेरा खूब ख्याल रखती थी, जिसे देख राम को भी काफ़ी तसल्ली हो गई थी। मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद माँ बदल गई है। अगर ऐसे ही चला रहा तो फिर तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर रहने की। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन के बाद राम वापस शहर चले गए, माँ जी ने अपना रूप दिखा दिया। एकदम विकराल सा रूप लेकर मेरे कमरे में दाखिल होती है और जोर से कहती है, चलो महारानी, बहुत कर लिया आराम, अब थोड़ा ध्यान बच्चे की सेहत पर भी दे दो। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आई। पहले तो उनका ऐसा गुस्सा देखा मैं डर गई, लेकिन फिर धीरे से कहा, माँ, बच्चों का ही तो ध्यान दे रही हूँ, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे ही तो कर रहे हैं। डॉक्टर कुछ नहीं, ये है शहर के डॉक्टर और उनके चौंचले यहाँ नहीं चलने वाले। यहाँ अब तुम्हारा इलाज मैं करूँगी। ऐसी
बातें कर रही है जैसे गांव में किसी को बच्चा होता नहीं। यहाँ भी लोग रहते हैं, सबकी बहू के बच्चे होते हैं। इतना बेड रेस्ट तो कोई किसी को नहीं बताया। 5 साल के बाद बच्चा पैदा कर रही, ऊपर से इतने सारे नखरे। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। पूरे दिन चलते रहना, ना दिन में चैन रहता था ना रात में। काम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। बैठना और सोना तो बहुत दूर की बात है। यह आई महारानी बेड रेस्ट। तुम्हें पता है बेड रेस्ट से क्या होगा? तुम्हारी सेहत और खराब हो जाएगी। चलती रहोगी तो स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। चलो अब आज से जाकर अपना किचन संभालो। मैं यहाँ तुम्हें बैठकर खाना नहीं खिलाने वाली। और देखती हूँ तुम्हें कौन सी बीमारी होती है और क्या होता है बच्चे को। 4 दिन में तुम्हारी सारी नौटंकी निकल जाएगी। मेरे बेटे का पैसा लगता है, बस काम से जी चुराने के नए नए बहाने ढूंढ रही। माँ जी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी। मुझे रोता देख माँ जी ने इतनी जोर से मुझे डांटा कि मैं तुरंत बेड से नीचे उतर गई और आराम आराम से निकल किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। अब मेरे मन में बैठा हुआ डर वापस से आ गया था। अब मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। माँ जी एकदम मेरे साथ साथ साए की तरह खड़ी रहती। उनके खड़े होने से मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं 2 मिनट बैठकर आराम भी कर लूं। ऐसा लगता जैसे पेट में कोई भारी चीज़ है और वह नीचे की तरह जा रही है। जब मैं माँ से कहती ज़्यादा देर तक खड़े होने पर मुझे पेट में दर्द महसूस होने लगता है, तो वह तुरंत मुझे डांट देती। चलो चलो बहुत देखे तुम्हारे नखरे। 5 मिनट खड़ी क्या हो गई, पेट में दर्द शुरू हो गया। खाते समय तो कोई दर्द नहीं होता, सोते समय कोई दर्द नहीं होता। जितना भी दर्द है सब काम के समय ही होता है। उनकी तीर जैसी तीखी बातें सीधी मेरे दिल को रुला देती थी। मुझे लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए। इसलिए मैंने राम को फ़ोन कर सारी बात बताने की सोची और राम को फ़ोन लगाया भी। जैसे ही राम ने फ़ोन उठाया, माँ तुरंत मेरे पीछे से आकर फ़ोन छीन लेती है और मुझे घूरते हुए मेरी आंखों में उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार से अगर यहाँ की एक भी बात मेरे बेटे को बताने की कोशिश की या उसको परेशान करने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 24 घंटे एक छोटे बच्चों की तरह डांट सुन ऐसा लगता जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे पता नहीं, जैसे तैसे 5वां महीना भी कट गया। मेरे पेट का दर्द भी बढ़ता गया। जब से मैं यहाँ पर आई, एक बार भी डॉक्टर को नहीं दिखा पाई। 1-2 बार मैंने माँ जी को बोला रूटीन के चेकअप के लिए एक डॉक्टर को दिखा दे, तो माँ गांव की ही किसी आशा को बुलाकर दिखा देती थी, लेकिन कभी डॉक्टर के पास नहीं ले गई। आशा ने भी कहा, अरे कोई तो दिक्कत नहीं है, मुझे तो सब सही लग रहा है। अगर बहू को दिक्कत लग रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दो। आशा की बातें सुन माँ तुरंत कहते, जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही तो डॉक्टर को भी कहीं क्या लगेगा, आखिर तुम भी तो एक तरफ से डॉक्टर ही हो, तुम्हें भी तो सारी जानकारी है, तुम इसी लाइन में काम करती हो, फिर क्या फालतू में डॉक्टर के पास जाऊं। ऐसे ही माँ हर बार डॉक्टर के पास जाने की बात को टाल देती थी। अब मेरे पेट का दर्द की दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती गई। ऊपर से माँ जी ने मेरा फ़ोन भी अपने पास रख लिया था और जब भी राम का फ़ोन आता तो फ़ोन मुझे देते हुए लगातार मेरे पास ही खड़ी रहती। इसके चलते मैं राम को भी कुछ नहीं बता पाती। एक दिन माँ जी के भैया भाभी आ गए। माँ जी ने खाने की वह लंबी लंबी लिस्ट पकड़ा दी। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। ऊपर से माँ जी की धमकी थी मेरे मायके वाले के सामने
मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। जो भी बताया है ऐसा पहले से तैयार करके रख दो। उन्हें एक बार भी मेरी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती थी। मैं रोते हुए किचन में लगी रही। सुबह 8 से कड़ी दोपहर के 12 बज चुके और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि माँ जी ने नहीं खाया। उनके खाने से पहले अगर मैं खा लेती तो फिर माँ जी मेरी क्या हालत करते, यह शायद मैं बात बता भी नहीं सकती। और माँ जी अपने भैया भाभी का इंतज़ार कर रही थी ताकि सब लोग साथ में मिलकर खाना खा। एक तो पूरे दिन की भूखी प्यासी, ऊपर से लगातार खड़े रहने की वजह से ऐसी हालत हुई कि मैं वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और आंख खुली तो मैं अपने आप को अस्पताल के बेड में पाया। उठने की कोशिश की तो उठ नहीं पाई। मेरा पेट मुझे एकदम सपाट सा दिख रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से कांपते हुए हाथों से मैंने अपने पेट को छुआ तो मुझे मेरा पेट पहले जैसा नहीं लगा। ऐसे लगा मेरा पेट खाली खाली सा है। नर्स जो मुझे इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी, मैंने उससे पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, क्या हुआ है? माँ की वहीं पास में खड़ी थी। मैंने उनकी ओर देखा तो वह मेरी नज़र पड़ते ही दूसरी ओर देखने लगी। जब मैं नर्स से पूछा तो नर्स ने बताया कि मेरा बच्चा नहीं रहा। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर जा चुका था। वह बच्चा जिसे लेकर मैंने इतने सपने देखे थे, जिसकी वजह से मेरी दुनिया रंगीन हो जाती, जो मेरी खुशियों की चाबी थी, आज वह मेरा बच्चा, मेरा मासूम सा कलेजे का टुकड़ा किसी के अत्याचारों की बलि चढ़ चुका था, किसी की नफरत का शिकार हो चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, पागलों की तरह चीखने लगी। मुझे माँ जी की शक्ल देखनी नहीं थी। उसी समय तो डॉक्टरों ने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया और मेरी आँख अगले दिन ही खुली। अगले दिन जैसे ही मेरी आँख खुली तो सामने मुझे राम दिखाई दिए। राम को देखते मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे रोता हुआ देखा, उन्होंने लपक के मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर खूब रोए। मैं रोते हुए सारी बात राम को बतानी चाही। जैसे ही मैं बोलना शुरू किया, राम मेरे होंठों पर अपने हाथ रखकर मुझे बोलने को मना कर देते और कहते, अभी कुछ मत कहो रानी, अभी तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। हमने हमारा बच्चा खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाने के बाद मैंने राम को सारी बातें बताई। सच्चाई जानने के बाद राम ने जब अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने रो धोकर नौटंकी फैलाना शुरू कर दिया। राम ने कहा, माँ, मैं भूल गया था कि आप मेरी तो माँ हैं, लेकिन रानी की तो सास हैं। रानी ने मुझे पहले से ही मना किया था कि मैं आपके पास उनको नहीं भेजूं, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को अपने हाथ से मौत के कुएं में धकेल दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने में, जब आपको पहले से ही पता था कि रानी की हालत कैसी है? डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है, इसके बावजूद आपने उसके साथ यह सब किया। माँ जी की बोलती बंद थी, वह कुछ भी नहीं बोली। कह रही थी, बेटा, बहू ने तुम्हें सब झूठ बताया है। मैंने बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। रहने दो, अब तो सारी हकीकत, सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब आपकी कोई भी सफाई मेरे बच्चे को वापस नहीं ला सकती। और माँ, आपने मेरे बच्चे को मार दिया। आज के बाद आपका भी बच्चा आपके लिए मर गया है। आप भी अपने बेटे को आज के बाद मरा हुआ ही समझना। कहते हुए राम मेरे पास आते हैं और हम दोनों ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं।
और दोस्तों आप बताइए कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना।